गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हिस्ट्री पर हमारी बात चल रही थी। हिस्ट्री का वो सेक्शन कवर किया था जिसमें मैंने आपको समझाया था, आंसर राइटिंग समझाई थी कि आंसर राइटिंग किस तरह करते हैं। आंसर राइटिंग करने के साथ साथ आप मेरे साथ, मैंने आपको 8 से 9 क्वेश्चन लिखने के लिए दिए थे। उसके पश्चात क्या हुआ था, उसके पश्चात ये हुआ था कि हमने आपने 10 से 15 बच्चों ने आंसर लिखे, वो भी पूरे नहीं लिखे, है ना। लेकिन आपको आपने पूरे पर्सन को तथ्यात्मक बना दिया। 1-2 बच्चे ने पर्सन का आंसर लिखा, वो पूरी तरह वो कॉन्सेप्चुअल था। लेकिन जिस पर्सनों का आंसर है, जिस तरह लिखा जाना चाहिए था उस तरह आपने नहीं लिखा। आपने पूरे पर्सन में फैक्ट भर दिया। आप मेरा यकीन मानिए, आप इतने फैक्ट नहीं रट पाएंगे। आप इतने फैक्ट नहीं रट पाएंगे जब तक आप एक प्रभावशील भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तब तक आप किसी भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं लिख सकते, समझे। इसलिए ज़रूरत होगी आपको प्रभावशील भाषा का प्रयोग करना होगा। वो प्रभावशील भाषा कहाँ से आएगी ये हम आपको बताएंगे आज पढ़ते पढ़ते। आज मैं आपके साथ एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। नया सेक्शन मतलब 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या परिणाम हुआ ये हमने पूरी तरह पढ़ लिया था, है ना। उसकी आंसर राइटिंग भी की थी, प्री में आए पर्सन भी और मेंस में आए पर्सन पर भी चर्चा की आपके साथ। आपका टेस्ट भी हुआ। उसके पश्चात आज मैं आपके साथ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगा। राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में आज आपको मैं एक नया सेक्शन, है ना, आप एक नई किताब मैं आपको सजेशन देता हूँ, सुझाव देता हूँ मैं आपको। आप एक बुक रेफर कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें और अच्छा पढ़ा जा सकता है। तो मेरा आपसे आग्रह है, अगर आप चाहे तो एक बुक खरीद सकते हैं। उस बुक का नाम है विपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया की एक बुक है, आप उसे खरीद सकते हैं। हिंदी में मिलेगी आपको, विपिन चंद्रा की बुक हिंदी में मिलेगी, बहुत अच्छी बुक है ना। अगर जो मैं पढ़ाऊंगा साथ साथ उसे लेकर पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। नेट पे नहीं मिलेगी, है ना, ऑफलाइन ही बुक लेनी पड़ेगी आपको। बाद में भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन जो मैं क्लास नोट्स में करवाऊंगा, जो मैं क्लास के नोट्स बनाऊंगा, वे सफिशिएंट होंगे। अगर आप उन्हें 4 से 5 बार रिपीट कर लेंगे, 4 से 5 बार, कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे आप छोटे एग्जाम चाहे बड़े एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे द्वारा रेफर किए गए नोट्स को या मेरे द्वारा बनवाए गए नोट्स को बहुत ही आसानी के पूरी तरह याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, पूरी तरह याद कर लेते हैं, तो आपको कोई भी बुक की आवश्यकता नहीं होगी, समझे। मैं बुक इसलिए कहता हूँ ताकि आप एक प्रभावशील भाषा का प्रयोग कर सके। वो बुक इसलिए कह रहा हूँ आपको रेफर करने के लिए, ताकि आंसर राइटिंग में काम आए। लेकिन आप बुक बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नोट्स होगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, समझे। वीडियो कुछ दिनों के बाद मैंने बताया तो हाइड हो जाएंगे, इसलिए आप धीरे धीरे देखते रहिए। मेरे पास समय कम रहता है, इसलिए वीडियो आगे पीछे हो सकता है, मतलब वीडियो का समय आगे पीछे हो सकता है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, बात कर रहे थे किसकी? आज बात करने वाले हैं आप मेरे साथ राष्ट्रीय आंदोलन की, कि राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से उसका उदय मानते हैं। पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं। प्रश्न बाद में मैंने बताया, इसका जो पहला सेक्शन होगा ना, ये बहुत ही फैक्चुअल नहीं कॉन्सेप्चुअल होगा, है ना। जो कॉन्सेप्चुअल मतलब पूरी तरह एनालाइज होगा। मैं आपको पूरी तरह एनालाइज करके पढ़ाऊंगा आज, समझिए। एनालाइज करके पढ़ाऊंगा। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, क्या राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस के स्थापना से मानी जाती है? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1985 को हुई, है ना। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। और जो राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? 28 दिसंबर 1900, मोटे तरीके से हम 28 दिसंबर 1985 से कांग्रेस की स्थापना से शुरुआत मानते हैं। तो उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले आज चर्चा करने वाले कि क्या अचानक ही कि आपको पता होना चाहिए जो कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम के सब लिखाया जाएगा, घबराना मत बिल्कुल भी, है ना। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो उसके जब हमारा यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन 28 दिसंबर 1985 से शुरुआत मानी जाती है। तो क्या राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक तिथि निर्धारित की गई थी जो ऊपर से आसमान से टपक के आई थी और कहा 28 दिसंबर 1985 को आप नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर दो, राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट कर दो? जी नहीं। कोई भी विद्रोह, पहले विद्रोह होते थे, मैं विद्रोह धीरे धीरे आपने देखा होगा कि 1857 का विद्रोह भी कितना व्यापक विद्रोह था। उसे भी अंग्रेजों के लिए दबाना आसान था, और उसे आप देखेंगे परिणाम स्वरूप उस विद्रोह को भी दबा दिया गया, है नहीं। उस विद्रोह का भी इतना बड़ा विद्रोह, उसका भी दमन कर दिया गया। ये धीरे धीरे जब तक किसी भी विद्रोह में जन सहभागिता नहीं बढ़ेगी, यानी आसपास के जो क्षेत्र के लोग होंगे जब तक में उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक कोई भी विद्रोह आंदोलन का रूप नहीं ले सकता। आज आप मेरे साथ यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह वे कौन से प्रेरक तत्व थे जिनकी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, या राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। आप याद रखिए, राष्ट्रीय आंदोलन कभी भी एक तत्कालिक घटना नहीं थी। राष्ट्रीय आंदोलन जो था हमारा, वो एक तत्कालिक घटना नहीं थी। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, है ना।
कब? 28 दिसंबर 1985। दिमाग में सेव कर लीजिए, जो आज पढ़ाऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद तथ्यात्मक, तो आपकी आदत ही पहले से ही है तथ्य याद करना। 28 दिसंबर इतने की, ये हुआ, ये नहीं, कैसे हुआ ये महत्वपूर्ण, कैसे हुआ ये महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, हिस्ट्री आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन हेडिंग बनाओ सब बच्चे, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद देखो, जब तक कोई भी आंदोलन जब तक राष्ट्रीय नहीं हो, जब तक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहला जाएगा, जब तक उसके आसपास के जो मुद्दे होंगे वे राष्ट्रीय ना हो जाए, जब तक आसपास के जो मुद्दे होंगे वे राष्ट्रीय ना हो जाए, तब रटिए मत, पहले समझिए। जब तक कोई भी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहलाएगा, जब तक मुद्दे जो लोगों के द्वारा उठाए गए मुद्दे वे जब तक वे राष्ट्रीय ना हो, तो आप लिख सकते हैं जब राष्ट्रीय आंदोलन जब तक राष्ट्रीय नहीं होगा, जब तक मुद्दे राष्ट्रीय ना हो। तो आप नोट करके लिखिए। राष्ट्रीय आंदोलन कब कहलाएगा? राष्ट्रीय आंदोलन जब कहलाएगा जन सहभागिता, जब जन का मतलब जनता, जन सहभागिता का स्तर बढ़ जाए। हमने बताया जब तक जन सहभागिता का स्तर नहीं बढ़ेगा, तब तक कोई भी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात नेशनल मूवमेंट नहीं होगा, है ना। जब राष्ट्रीय आंदोलन जब कहलाएगा जब जन सहभागिता का स्तर न बढ़ जाए, समझे। तो राष्ट्रीय आंदोलन कब तक नहीं कहलाने का? जब तक नहीं कहलाने का, जब तक उसके अंदर राष्ट्रीय मुद्दे ना हो, है ना, जो जनता और जन सहभागिता ना हो। कोई भी आंदोलन, याद रखना सब बच्चे, कोई भी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन जब भी कहलाएगा जब उसके अंदर जन सहभागिता यानी जनता की जो मात्रा होगी वो अधिक बढ़ती दिखाई देगी। तो जैसे ही उसके अंदर जनता की मात्रा अधिक बढ़ती दिखाई देगी, तो आंदोलन अपने आप उभर कर आएगा, किसके रूप में? राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। राष्ट्रीय आंदोलन कभी एक दिन की घटना नहीं थी, कोई एक दिन की तत्कालिक घटना नहीं थी, उसके पीछे कई प्रेरक तत्व छुपे हुए थे। आज उन्हीं प्रेरक तत्वों को जानने की कोशिश करेंगे और उससे आप याद रखना, पेपर की प्रगति लगातार बदल रही। जो मैं पहली क्लास कराता हूँ ना, वो बड़े काम की होती है, समझ गए। वो बड़े काम की होगी। आप साथ साथ नोट्स बनाओगे, एक लाइन लिखते जाओगे, सुनते जाओगे, फिर नोट्स बनाओगे, एक लाइन लिखोगे, सुनोगे, फिर नोट्स बनाओगे, समझे। आइए जानते हैं मेरे साथ आप राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे मानी जाती है। चलिए, और इतना लिखने के पश्चात और क्या होगा इसमें, आप देखोगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन होगा ना, राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ दिखाई देगी हमें, वो होती है सामाजिक आधार। एक बात बताओ, आंदोलन कौन करेंगे? जो आंदोलन होगा भी कौन करेंगे? आप कहोगे लोग करेंगे आसपास के, जी हाँ, उन्हें बोलते हैं जन, है ना। उस वक्त समाज करता, समाज। आंदोलन कौन करता? कोई समाज करता, समाज का कोई वर्ग करता। समाज का क्या वर्ग? जैसे मुस्लिम वर्ग हुआ, है ना, हिंदू वर्ग हुआ, सिख हुआ, क्रिश्चियन हुआ, ईसाई हुआ, इस तरह के जो वर्ग हो गए ये करते हैं आंदोलन, है ना। तो याद रखना, सामाजिक आधार। आंदोलन जो होगा ना, आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन होगा, उसमें सामाजिक आधार दिखाई देगा आपको, सामाजिक आधार भी दिखाई देगा। और सामाजिक आधार की वर्गीय संरचना दिखाई देगी, वर्गीय संरचना दिखाई देगी आपको। वर्गीय संरचना मतलब कौन सा वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसे बोलते हैं वर्गीय संरचना। तो बच्चों बात करते हैं आज, अभी इसमें इतना ही लिखना, वर्गीय संरचना, सामाजिक आधार में वर्गीय संरचना। इतना लिखने के पश्चात अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप कॉपी में ये वाला डायग्राम बनाओ जो बोर्ड पर बना हुआ, कॉपी में ये वाला डायग्राम बनाओ जो बोर्ड पर बना हुआ। इसमें लिखा हुआ बीच में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक तत्व। इस तरह डायग्राम बनाया, देखो इस तरह नहीं दिखाई दे रहा, इधर देखो साइड में, इस तरह डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी में। आप इस तरह बॉक्स भी बना सकते हैं वर्ग के टाइप का, है ना। इसमें लिखो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक तत्व, है। क्यों? सुनो, राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट कब हुआ, है नहीं, क्यों, क्या कारण थे उसके पीछे। मैंने बताया कोई भी आंदोलन एक दिन की घटना नहीं होती, क्योंकि वो आंदोलन होगा। आंदोलन के पीछे बहुत सारे तर्क छिपे हुए, बहुत सारे तथ्य छिपे हुए, बहुत सारे तत्व छिपे हुए, है ना। तो बहुत सारे तत्व छिपे हुए हैं इस आंदोलन के पीछे। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ। आपको 28 दिसंबर 1985 तक ले जाएंगे, धीरे धीरे बताएंगे कि 1857 से लेकर 28 दिसंबर 1985 के बीच में क्या हुआ, में कौन से कारक थे जिन्होंने जो इस प्रेरणा लेकर एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी, कैसे कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। आज इस तथ्य पर आपके साथ बात करने वाले हैं हम, समझिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक तत्व इस पर बात करेंगे आज आपके साथ कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक तत्व कौन से होंगे। तो बच्चों हेडिंग बनाओ, इस तरह अपना डायग्राम बना होगा, इसमें लिखो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक तत्व। इस बॉक्स के अंदर लिख दिया आपने। उसके बाद सबसे पहले आपको दिखाई देगा क्यों हुआ राष्ट्रीय आंदोलन,
जो राष्ट्रीय आंदोलन था क्यों हुआ, कब होगा, 28 दिसंबर 1985 तक, मोटे मोटे तरीके से यहीं से शुरुआत मानिए। बीच में 1857 और 1885 के बीच में आपको ऐसी कोई डेट, फिक्स डेट नहीं दिखाई देगी, है ना, कोई फिक्स डेट नहीं दिखाई देगी जो जहाँ से आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ तो नेशनल मूवमेंट की स्टार्ट हो जाता है ना। श्यामचरण शर्मा की किताब है कि 11th क्लास की, उसमें भी 28 दिसंबर 1985 तक मोटे मोटे तरीके से इसकी शुरुआत मानी गई कि राष्ट्रीय आंदोलन की, सारी बुकें पढ़ी हुई मेरे द्वारा, समझे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक तत्व, है ना, ये जो मैं डायग्राम बनवाऊंगा ना, जो मैं बताऊंगा स्टार्टिंग में, ये किसी बुक में नहीं मिलने वाला, और पेपर में सवाल यहीं से पूछे जाते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, है ना। पेपर में सवाल वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, जो आप कहानियों को लेकर पढ़ते हैं आपको बहुत मजा आता है, पेपर में सवाल वहाँ से पूछे जाएंगे जहाँ से मैं बताऊँगा आपको, है ना। पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला आपको ये पता होगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन क्या कारण रहा होगा उसका, औपनिवेशिक शोषण। जी हाँ, ये सही बात कह रहे हैं आप। सबसे पहला जो कारण ना होगा, नंबर फर्स्ट पॉइंट बना के मैंने ऐसे लिख दिया, औपनिवेशिक शोषण। जी हाँ, औपनिवेशिक शोषण था, औपनिवेशिक शोषण। और मुझे लगता है आप औपनिवेशिक शोषण यानी किस तरह अंग्रेजी सत्ता के द्वारा, किस तरह अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक शोषण किया गया, है ना। कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, जो हमारे यहाँ निचले तबके का वर्ग था, है ना, निचले तबके का वर्ग था, उसका कितनी अधिक मात्रा में शोषण किया गया, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। हम जानते हैं, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं, आप इसे जानते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि किस तरह छोटे छोटे विद्रोह भी हुए, किस तरह विद्रोह हुए, कृषक वर्ग किस तरह परेशान था, साहूकार वर्ग, जमींदारी वर्ग वो किस तरह परेशान था, और उन्होंने किस तरह छोटे छोटे विद्रोह किए, और बाद में एक बड़ा विद्रोह हुआ। आप इसे भली भांति जानते हैं, इनका बहुत बुरी अधिक मात्रा में शोषण किया गया। आपको बताया था हमने, है ना, उनसे कि किस तरह उन्हें मजबूर किया जाता था कि आप एक काम कीजिए, नील की खेती कीजिए, नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। आप आगे भी देखेंगे धीरे धीरे, है ना। तो आप औपनिवेशिक शोषण आप लिखिए, पहला पॉइंट इसके अंदर औपनिवेशिक शोषण। दूसरे नंबर में जो आपको समझाऊंगा, आज समझाने वाला हूं मैं आपको, यानी बताऊंगा औपनिवेशिक शोषण, इसमें लिखूंगा, पहले लिखिए आप, इस तरह लिखिए। दूसरे नंबर पर लिखिए, दूसरे नंबर पर इस तरह तीर का चिन्ह खींचिए और लिखिए धन की निकासी का सिद्धांत। आपको समझाऊंगा दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं। दादा भाई जो नौरोजी थे वे क्या बोलते हैं, धन की निकासी का सिद्धांत दिया उन्होंने। धन की निकासी सिद्धांत दिया कि उन्होंने बताया कि किस तरह भारत से धन लूट कर इंग्लैंड भेज दिया गया, जो इंग्लैंड की जीडीपी का लगभग 2% था, इतना धन लूट कर वहाँ भेज दिया गया। इसके बारे में बात करने वाले, है ना। एक कारक नहीं जिम्मेदार है, राष्ट्रीय आंदोलन एकदम नहीं स्टार्ट हुआ, यूं नहीं है भगवान के पास आई एक डेट और पड़ी और राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ। इतने सारे कारक जिम्मेदार थे, इतने तत्व छिपे हुए थे इसके भीतर, इतने तत्व छिपे हुए, ये सारे कारक मिलकर तब जाकर, है दो तात्कालिक कारक होंगे, तब जाकर मैं राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करने वाले। ये सर्विस लास्ट में जाकर सिविल सर्विस आंदोलन होगा और बाद में एक इल्बर्ट बिल विवाद होगा। ये दो तत्कालिक कारण होंगे जिनके कारण राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होगी, है ना। तो पहले इन पर चर्चा करने वाले, जैसे मैं कहूँ पहले ऐसे लिखो, धन की निकासी का सिद्धांत, धन की निकासी का सिद्धांत, ये भी एक कारक था। नंबर 2 आप इस तरह लिखो, नंबर 2 धन की निकासी का सिद्धांत, धन की निकासी कि किस तरह धन की निकासी कर दी गई, सब लिखाऊंगा। पहले जिस तरह बताऊँ इस तरह लिखो, पूरी तरह नोट्स बनवाऊंगा। धन की निकासी का सिद्धांत, धन की निकासी का सिद्धांत। तो धन की निकासी सिद्धांत नंबर 3 आप देखोगे कि किस तरह जो इसके अंदर दिखाई देगा आपको 1857 या उससे पहले भी और 1857 के बाद भी 1885 से पहले आपको नस्लीय भेदभाव भी दिखाई देगा, है ना। आप ऐसे कह सकते हैं भेदभावपूर्ण की नीति दिखाई देगी, है नस्लीय भेदभाव, काले गोरे का भेद होता था यहाँ से, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं नस्लीय भेदभाव ना कहते हुए इस तरह कह सकते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं भेदभावपूर्ण की नीति, भेदभावपूर्ण की नीति, ये भी आपको दिखाई देगी कहीं ना कहीं। नंबर 3 डाल देना सर। नंबर 4 जो आपको दिखाई देगा ना, तो ये पाश्चात्य शिक्षा। अच्छा, पाश्चात्य शिक्षा किसे कहते हैं, सब बात करने वाले, घबराना मत बिल्कुल भी। पाश्चात्य शिक्षा, ये पाश्चात्य शिक्षा थोड़ा सा बता दो, ऐसा पूरा फुल लिखवाने वाला हूँ। पाश्चात्य शिक्षा कि किस तरह जो स्वामी विवेकानंद हुए, राजा राम मोहन राय हुए, जितने भी हमारे यहाँ समाज सुधारक हुए, है नहीं, सोशल रिफॉर्मर जिसे बोलते हैं, उन्होंने जो पश्चिमी शिक्षा थी उनका इतिहास पढ़ा, ब्रिटेन का इतिहास पढ़ा और उन्होंने वहाँ से सीख ली और भारत में आकर आंदोलन करना स्टार्ट किया, किस तरह प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये समझने वाले आज पाश्चात्य शिक्षा किसे कहते हैं, समझे। चलिए बच्चों, और प्रेस की स्वतंत्रता, ये प्रेस होता है ना, प्रेस न्यूज़पेपर जिसे बोलते हैं, है ना। आपको जानकर हैरानी होगी, पहले एक हफ्ते का एक बार आया करता था, एक हफ्ते में 2-2 महीने का एक बार आया करता था, है ना। मासिक पत्रिका आती थी, मासिक पत्रिका जिस तरह आज भी आती है मासिक पत्रिका, है ना। जैसे योजना हुई, कुरुक्षेत्र हुआ, है ना, ये जो मैगजीन आती है, ये मासिक पत्रिका होती थी, एक महीने में एक बार आया करता था, है ना। तो इन्हें बोलते थे प्रेस।
इन प्रेसों ने भी इन प्रेसों ने भी सब प्रेस थे, प्रेस का मतलब प्रिंट मीडिया, इन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर सकारात्मक भूमिका निभाई। किस तरह सकारात्मक भूमिका निभाई? अगर ये ना होते तो कभी राष्ट्रीय आंदोलन उत्पन्न ही नहीं हो सकता। राष्ट्रीय आंदोलन ना होता ना तो कभी भी अंग्रेज यहाँ से जा नहीं सकते। अब ना 1858 के बाद 1947 तक, 1858 के बाद 1947 तक आपको औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का चरण दिखाई देगा कि हम यहाँ से कोशिश करनी स्टार्ट कर देंगे कि किस तरह हम अंग्रेजों ने पूरी तरह अपना अड्डा स्थापित कर लिया, तो हम किस तरह इनसे बाहर निकलो और किस तरह हम इनसे आज़ाद हो, ये किस तरह औपनिवेशिक सत्ता का अंत हो, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस पूरे हिस्ट्री में। ये हिस्ट्री ना बहुत कुछ सिखाती है आपको, देखना ये हिस्ट्री है, बहुत कुछ सिखाती है, बहुत आसान सब्जेक्ट है हिस्ट्री, समझ गए आप। इस अलग अलग हिस्ट्री पढ़ोगे, स्टोरी पढ़ोगे, जैसे स्टोरी पढ़ोगे ना तो अलग अलग तथ्य निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपको दिखाई देगा ना, जो मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत ही एनालाइज करके पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा एनालाइज करके पढ़ा रहा हूँ कि किस तरह पढ़ा जाना चाहिए। यूँ नहीं जाओ ठीक है लिख लो 28 दिसंबर 1985 ये इसने लिखा हुआ, ये इसने किया, ये क्या हो रहा है यार, इस तरह क्या होगा? जब तक पूरी तरह से सोच के नहीं पढ़ने तो फिर कुछ नहीं होने वाला है ना। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता, इसके अंदर ही बात करने वाले आपके साथ। प्रेस की स्वतंत्रता कैसी थी, कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, है ना, कौन कौन से अखबार थे कि किन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कि कैसे प्रेस ने कैसे भूमिका निभाई राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को उत्साहित करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए किस तरह प्रेस ने अपनी भूमिका निभाई, ये जानने की कोशिश करेंगे आज आपके साथ। चलिए और क्या फुल तरीके से जानने वाले हैं ना सबको। 3, 4, 5वें नंबर प्रेस की स्वतंत्रता। छठे नंबर का जो आपको दिखाई देगा सामाजिक सुधार आंदोलन और क्या दिखाई देगा? 7वें नंबर पर आपको दिखाई देगा राजनीतिक चेतना का विकास। देखो जब तक जनता के अंदर राजनीतिक चेतना का विकास नहीं होगा तो तब तक औपनिवेशिक सत्ता हमारा शोषण करती रहेगी। जब तक हमारे यहाँ जो अंग्रेज होंगे उन अंग्रेजों के साथ हम राजनीति यानी चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक हम कभी भी उनसे आज़ाद नहीं हो सकते थे। और आप धीरे धीरे देखो इसकी प्रक्रिया आनी स्टार्ट हो जाएगी है। राजनीतिक चेतना का विकास जैसे ही होगा ना भारतीय लोगों के अंदर, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला होगा। समझे, ये बहुत ज़रूरी होगा। मैं ऐसा मानता हूँ किसी भी समाज को बदलने के लिए ना मैं ऐसा मानता हूँ किसी समाज को बदलने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना वो शिक्षा की होती है। और आप देखोगे पाश्चात्य शिक्षा को किस तरह भारतीय लोगों ने किस तरह पाश्चात्य शिक्षा को पढ़कर और किस तरह यहाँ से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। इसलिए कुछ साम्राज्यवादी इतिहासकार कुछ ऐसा भी लिखते हैं कि जो हमारे यहाँ के इतिहासकार थे, इन्होंने किस तरह अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए भारतीयों ने पश्चिमी हथौड़े का इस्तेमाल किया। कुछ साम्राज्यवादी इतिहासकार ऐसा भी लिखते हैं कि भारतीयों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए पश्चिमी हथौड़े का इस्तेमाल किया। पश्चिमी हथौड़ा मतलब पाश्चात्य शिक्षा का इस्तेमाल। समझे, इसलिए मैं कहता हूँ शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब मिड डे मील तो है नहीं, है ना, जो 1986 में आया, जो आज का आप कॉन्सेप्ट देखते हैं 10वीं 12वीं के, है ना, जिसमें आप पढ़ते हैं मिड डे मील बोलते हैं, है ना। नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है अब 2019-20 में आती है ना, लॉकडाउन लगा हुआ, नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली, पूरा का पूरा इतिहास बदल जाएगा, पढ़ने लिखने का स्ट्रक्चर ही बदलने वाला धीरे धीरे। सब 12th क्लास तक जो पढ़ाई होने वाली ना सारी फ्री होने वाली, सब टोटल फ्री है ना। ऐसा एन के सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अनुसंधान प्रस्तुत की, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे, एजुकेशन क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला। चलिए ये मैं करंट बता रहा हूँ, पहले से समझो, वो नहीं आता इस टाइम पे। यहाँ से हम बात कर रहे इतिहास बात हैं धीरे धीरे। हाँ, तो राजनीतिक चेतना का विकास, जब तक राजनीतिक चेतना का विकास नहीं होगा ना, राजनीतिक चेतना का विकास लोगों के अंदर जैसे राजनीतिक चेतना का विकास होगा तो याद रखना राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए काफ़ी होगा। चलिए, और सबसे जो तात्कालिक कारण दिखाई देगा ना 8वें नंबर पर आपको, सबसे लास्ट पढ़ाऊंगा मैं, अभी पढ़ाऊंगा आज ही, है ना, सिविल सर्विस आंदोलन ये दिखाई देगा, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ना,
SN बनर्जी साहब बोलते हैं ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, उन्होंने किस तरह सिविल आंदोलन चलाया, सिविल सर्विस आंदोलन, जो यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी का जो एग्जाम होता है ना, इसका एग्जाम, वो क्या पहले उसकी उम्र थी 19 कर रखी थी, तो उन्होंने चलाया कि एक काम किया जाए, इस 19 साल की उम्र को बढ़ाकर 23 साल कर दिया जाए, ताकि भारत के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर जाने का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सिविल सर्विस आंदोलन भी चलाया था, है ना। ये कब चलाया था? 1875 में, 1875 में। तो बाद में धीरे धीरे उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे 9वें नंबर पर आज कि एक बिल लाया गया किस तरह, इल्बर्ट बिल विवाद, नंबर 9, ये जानने की कोशिश करेंगे। इल्बर्ट बिल विवाद, ये क्या मामला था, ये क्या बला है ना, ये जानने की कोशिश करें। आज 9 पॉइंट जानने वाला है आज आप मेरे साथ, है ना। तो अब मैं आपको क्या समझाता हूँ, अब मैं आपको एक एक हेडिंग बनवाता हूँ, उसके अंदर लिखवाता हूँ, है ना। लिखने के बाद आपको आदत पड़ चुकी होगी, अब आप लिखोगे तो ही समझ में आएगा, समझे। चलिए बच्चों, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो बच्चों हेडिंग बनाओ काफी में। पहली हेडिंग एक हेडिंग बनाओ, नंबर 1 हेडिंग आप समझ गए होंगे, है ना। सबसे पहले ऊपर मेन हेडिंग बनाओ, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्व, राष्ट्रीय आंदोलन को उत्साहित करने वाले तत्व, ऐसे भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले तत्व आपकी लैंग्वेज में, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले तत्व। लैंग्वेज आपके दिल से निकलती है, हेडिंग आप किताब की मत पढ़ो, है नहीं, पहले मेरे साथ समझो, उसके बाद खुद की हेडिंग बना लो। हेडिंग बनाओ, सबसे ऊपर हेडिंग बनाओ, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्व, प्रेरित करने वाले तत्व। नंबर ए या 1, औपनिवेशिक शोषण, औपनिवेशिक शोषण, ये हेडिंग बनाई होगी आपने, है ना। आपको पता होगा कि किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन ऐसे नहीं स्टार्ट हुआ। 1885 से पहले अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे जन विद्रोह दिखाई देंगे, कर्षक विद्रोह भी दिखाई देंगे, है ना। कर्षक वर्ग, मजदूर वर्ग, जमींदारी वर्ग, है ना, आदिवासी लोग, ये जो लोग थे ना, ये असंतुष्ट थे। क्योंकि अंग्रेजों ने ना अधिक मात्रा में इनका शोषण किया था। इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी हुई, आप इस तरह लिख सकते हैं इसके अंदर, है ना। एक तो कर्षक वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग था। कर्षक वर्ग, इस तरह का जब वर्ग असंतुष्ट दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर धीरे धीरे 4-5 साल 10 साल धीरे धीरे एक कल्चर को बदलने में 50 साल 10 साल 20 साल कितने भी साल लग सकते हैं। ऐसे नहीं बदलता कल्चर कभी भी, है ना। कर्षक वर्ग, मजदूर वर्ग, और कौन सा वर्ग था? आदिवासी वर्ग भी कह सकते हैं आप, आदिवासी या जनजातीय वर्ग भी कह सकते हैं। आदिवासी वर्ग, जनजातीय वर्ग, जनजातीय कह दो, जनजातीय वर्ग, ये सब आपको असंतुष्ट दिखा देंगे। असंतुष्ट कैसे? असंतुष्ट दिखा देंगे। जैसे आपको ये वर्ग, कर्षक वर्ग, मजदूर वर्ग, आदिवासी वर्ग, जनजातीय वर्ग असंतुष्ट दिखाई देंगे, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जनता, जब तक जन सहभागिता, किसी भी आंदोलन के अंदर जब तक जन सहभागिता नहीं बढ़ने वाली, तो याद रखना वो आंदोलन कभी तीव्र हो ही नहीं सकता, है ना। वो आंदोलन कभी भी तीव्र हो ही नहीं सकता, वो आंदोलन अखिल भारतीय हो ही नहीं सकता। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत के अंदर आंदोलन हो रहा हो तो फिर उस आंदोलन को हम अखिल भारतीय आंदोलन कह सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन से कह सकते हैं कि जब वो आंदोलन देश के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में फैल चुका हो, तो उस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, है ना। उसमें राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए, समझे। आप धीरे धीरे जैसे मुझे सुनना स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर दोगे मैं क्या समझा रहा हूँ। असंतुष्ट दिखाई देगा। और नंबर 2 हेडिंग बनाओ, आप सब बच्चे हेडिंग बनाओ। इसमें लिख लेना, इसमें
औपनिवेशिक शोषण में कर्मचारी वर्ग भी असंतुष्ट दिखाई देगा, कर्मचारी वर्ग था जो असंतुष्ट दिखाई देगा, उसके वेतन भत्तों में भी कमी की गई थी। आप पीछे से भी सोच के लिख सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया हुआ आपको, है ना। नंबर दो हेडिंग बनाओ, धन की निकासी का सिद्धांत। वैसे मैं धन की निकासी का सिद्धांत बाद में भी स्टडी करूंगा, लेकिन यहाँ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह कि भारत से इंग्लैंड अधिक मात्रा में धन भेजा गया और किस तरह धन भेज कर, और किस तरह जब धन भेजा जा रहा है बाद में देखो यहाँ के लोग पता किस तरह थे, यहाँ के लोग बहुत ही रूढ़िवादी हो, जो भारत के लोग हैं ना ये बहुत ही रूढ़िवादी हो, ये अपने आप को कभी बदलना नहीं चाहते, और आज भी कहीं ना कहीं इनके अंदर ये मात्रा दिखाई देगी, है ना। ये ऐसा कहते हैं अगर कोई वायरस आया ना तो वायरस भले ही किसी ने भेजा हो तो इनका मानना कि भगवान का कहर बरस रहा है ना, पाप ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा मानते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, उस समय ऐसा नहीं था। अगर वहाँ अकाल पड़ा ना, बंगाल के अंदर अकाल पड़ा ना, अगर भारत के अंदर अकाल सूखा पड़ा तो ऐसा मानते थे ये सब भगवान की देन है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और भगवान ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन आपको बताऊँ इसके पीछे राज ही कुछ और छिपा हुआ था। ये बात धन की निकासी के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने बताई, है ना। धन की निकासी का सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि किस तरह अंग्रेजों ने भारत से इतना अधिक मात्रा में धन लूटा और इंग्लैंड भेज दिया। वो जो इंग्लैंड भेजा गया, पता कैसे बताई उन्होंने बात, उन्होंने 1867 ईस्वी में एक किताब लिखी, है नहीं, एक किताब लिखी। उस किताब के अंदर इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इंग्लैंड के अंदर भारतीयों से लूट कर कितनी अधिक मात्रा में धन भेज दिया गया, कहाँ, इंग्लैंड भेज दिया गया। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक में ये बात बताई, 2-3 बुक लिखी उन्होंने। दादा भाई नौरोजी ने, और भी राइटर थे, आरसी दत्त भी थे, जीवी गणेश वासुदेव भी थे, गणेश वासुदेव, 3-4 राइटर थे। इन्होंने अच्छी किताबें लिखी और उन्होंने बताया कि किस तरह इंग्लैंड भारत से धन की निकासी की गई, धन को निकासित किया गया, धन को भेजा गया, कहाँ भेजा गया, इंग्लैंड के अंदर भेजा गया। तो हेडिंग बनाओ नंबर 2, धन की निकासी का सिद्धांत। धन की निकासी का सिद्धांत, धन की निकासी का सिद्धांत, धन की निकासी का सिद्धांत। हेडिंग बनाओ इस तरह। जहाँ तक बताऊंगा ना डायरेक्ट पर्सन पूछेगा, पीसीएस वाला डायरेक्ट पर्सन पूछेगा, है ना, डायरेक्ट बिल्कुल, कभी भी घुमाने का नहीं पर्सन को इधर उधर, समझ गए। वो यूपीएससी है, जो यूपीएससी होगा ना वो घुमागा, वो तथ्यात्मक, वो एक ही लाइन से पर्सन पूछ लेगा, आप सोचते रह जाओगे क्या पूछ लिया, कैसे लिखना होगा ऐसा। धन की निकासी का सिद्धांत, ये धन की निकासी का सिद्धांत था ना, ये किसने दिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई, बाद में भी चर्चा करेंगे इसकी फुल डिटेल से, दादा भाई नौरोजी। अब यूँ नहीं है कि दादा भाई नौरोजी के पीछे पड़ जाओ इनकी जीवन हिस्ट्री जानने में, अभी इसका वक्त नहीं आया। जब आगा ना खास जो आइकॉनिक पर्सनैलिटी होगी उसमें मैं बाद में साथ स्टडी करूँगा। आप मेरा मैं आपके साथ इतनी बार जिक्र करूँगा आपको पता ही नहीं लगने का कि क्या हो रहा है। अभी फोकस होना चाहिए राष्ट्रीय आंदोलन कैसे शुरुआत हुई, समझे। दादा भाई नौरोजी किसका सिद्धांत दिया, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, उन्होंने 1867 में एक किताब लिखी है, 1867 ईस्वी में उन्होंने किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी, आइए देखते हैं। ये लिखी पॉवर्टी, हाँ, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। 1867 ईस्वी में एक बुक लिखी, बुक मतलब किताब लिखी, इंग्लैंड, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लैंड इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया। उन्होंने बताया कि किस तरह कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ से धन लूट कर अधिक मात्रा में कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। ये बताया, इसे कहते हैं धन की निकासी का सिद्धांत। किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। कब दिया, 1867 ईस्वी में एक बुक के माध्यम से बताया कि इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया। पेपर में सीधा सवाल पूछ सकता है, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया जो बुक थी वो किसने लिखी, बुक का नाम पूछाते पेपर, वो किसने लिखी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी। चलिए और चलते हैं। पॉवर्टी एंड अनबर्टिस, एक बुक और लिखी इन्होंने, ये तो पहली बुक थी इनकी। दूसरी बुक, उसमें भी इन्होंने यही बताया, जब आप इस बुक को पढ़ोगे, पढ़ना मत बिल्कुल भी। पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश, BERTIS, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी। एक बुक और लिखी इन्होंने, द वांट एंड मीन ऑफ इंडिया। नंबर 3, तीसरी बुक, द वांट
इन सभी बुकों के माध्यम से इन्होंने धन की निकासी के सिद्धांत की चर्चा की। बाद में भी चर्चा करूंगा मैं इसकी, है ना, कि धन की निकासी का सिद्धांत किस तरह हुआ है। जब चीज़ों को 2-2 बार रिपीट करके पढ़ेंगे ना तो फिर उसका मजा ही अलग होगा। द वांट, WANT, वांट एंड मीन टू इंडिया, वांट एंड मीन टू इंडिया। चलिए आप लिख सकते हैं इस तरह, इसके अंदर ही आप लिखना, इन सब बुकों के माध्यम से, इन सब बुक के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, बुक के माध्यम से यह समझाया गया कि किस तरह औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा भारत से धन लूटकर, अधिक मात्रा में धन लूटकर इंग्लैंड भेज दिया गया, है ना। आप इस तरह लिख सकते हैं, जो धन इंग्लैंड भेजा गया वो इंग्लैंड के GDP पर, उस समय इंग्लैंड के GDP का लगभग 2% के बराबर था। देखो कितना धन भेजा गया, समझे, अंदाज़ा लगा सकते हो आप। अब बताओ जब ये बातें लोगों को पता लगी भारतीय को, ऐसा हुआ इनके साथ में, तो अब तक रूढ़िवादी लोग थे, उन्हें तो यही पता था अब तक कि भगवान या अल्लाह, गॉड, ईश्वर, ये सब ऐसा करते हैं, उन्हें तो यही पता था। लेकिन जैसे उन्हें पता लगा ना, दादा भाई नौरोजी ने ये सारी बातें खुल के उनके सामने आई, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जन चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रीय मुद्दे उभर गए। उनका एक ही मकसद, अल्टीमेट गोल होना चाहिए, क्या, कि एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं एक भावनाएं मन में बस जाती है इस तरह की कि एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए जो इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाया जा सके, है ना। तो आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए, दिमाग में आया कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट। जब बताओ धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने बताया अपनी बुकों में, कुछ खास अच्छे लोगों ने पढ़ा और बात को फैला दिया धीरे धीरे। वैसे उस टाइम पर लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हुआ करते थे, है ना। ये बात बताई धन की निकासी के सिद्धांत, समझिए। चलिए और भी बात करेंगे हम बाद में इसके बारे में, जो मैं बात बताऊंगा ना बीच बीच में खास पॉइंट लगते हैं, तो इसमें इसके संबंधित में कोई बात बता रहा हूँ तो उस अपने नोट्स में मेंशन कर लिया करो, है ना। और धन की निकासी का सिद्धांत, उसके बाद क्या करने वाले, उसके बाद करने वाले हम नंबर 4। अच्छा, एक और थे, इनका नाम देखो, इनका नाम था आरसी दत्त, DUTT, आरसी दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में लिखी है, तो बाद में जाकर उन्होंने द इकोनॉमिक, बाद में पता लगा आपको, द इकोनॉमिक नाम पूछ सकता बुक में, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं दिखा दे रहा, तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी, आरसी दत्त ने। इसने भी ये बताया कि किस तरह इंग्लैंड के अंदर धन की निकासी की गई, भारत से धन की निकासी की गई, इंग्लैंड के अंदर लेकर जाया गया धन। चलिए, और एक और राइटर का नाम, इतने राइटर के नाम पता होना चाहिए, जीवी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी, इन्होंने भी यही बताया। एक और नाम मिलता MG रनाडे, इन्होंने भी यही बताया। इन्होंने बुक लिखी द रिफ्रैक्टिव एसिज, एसिज, ASSIS ऐसे, इसके अंदर बताया इन्होंने कि किस तरह धन की निकासी की गई। तो बताओ, बाद में जाकर पता लगेगी धीरे धीरे। लेकिन दादा भाई नौरोजी को आपको याद ही रखना कि उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने बताया कि ये बातें, इतने फैक्ट पता होने चाहिए। वैसे इसके अंदर भी बहुत कुछ धन की निकासी का सिद्धांत अलग से भी समझाऊंगा, आगे आने वाले सब धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्व बताए जा रहे हैं कि किस तरह। ये बताओ, इतना धन लूट कर भेजा जा रहा, तो लोगों का क्या हाल होगा जब लोगों को पता लगने वाला। तो वे तो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले गई, तो बीते नए आंदोलन की शुरुआत होने वाली। ये तो समझना, पॉइंट समझो उसका कि हम पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं इनके माध्यम से। उसके बाद और देखो, और आइए जानते हैं। आप नंबर 3 हेडिंग बनाओ, भेदभावपूर्ण की नीति, भेदभावपूर्ण की नीति। तो जो भेदभावपूर्ण की नीति हुआ करती थी, आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज इसमें नस्लीय भेदभाव था, नस्लीय भेदभाव, है ना, नस्लीय भेदभाव। आप देखोगे हिंदू मुस्लिम वर्ग में बांटना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो वो तो चलो, वो तो वर्गीय अलग अलग वर्ग में होगा, तो हिंदू मुस्लिम होगा, उसे अलग ले जाओ। तो
नस्लीय भेदभाव देखा करता था। भेदभावपूर्ण की नीति आप इस तरह कह सकते हैं, जो कर्मचारी था ना, कर्मचारियों के वेतन में भी संगति दिखा देगी आपको कहीं ना कहीं, है नहीं। जो इंग्लैंड के कर्मचारी हुआ करते थे एक ही पद पर, इंग्लैंड के कर्मचारी और भारतीय भी कर्मचारी, तो जो भारतीय कर्मचारी हुआ करते थे उनकी पेंशन कम, उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती, और जो यूरोपीय अधिकारी हुआ करते थे उन्हें पेंशन भी मिला करती थी, उनकी सैलरी भी ज़्यादा हुआ करती थी। तो आप इसे कह सकते हैं इस तरह, जब इस तरह की भावनाएं दिखाई देगी कहीं ना कहीं, तो जब इस तरह की भावनाएं दिखाई देगी तो कहीं ना कहीं वे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली होगी, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन को कहीं ना कहीं प्रेरित करने वाली होगी मैं। चलिए आप इस तरह कह सकते हैं, आप लिख सकते हो कर्मचारियों के वेतन में विसंगति, कर्मचारियों के वेतन में विसंगति और कर्मचारियों के वेतन में विसंगति, आप इस तरह कह सकते हो। और नस्लीय भेदभाव भी आप इसमें लिख दो, नस्लीय भेदभाव भी है, नस्लीय भेदभाव भी शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ, इधर पॉइंट लिख दो। आप प्रभावशील भाषा में लिख सकते हैं अलग अलग, समझे, बात समझ में आनी चाहिए। कितने पॉइंट हुए? 3, 9 पॉइंट लिखवाने हैं आपको। और पाश्चात्य शिक्षा, हेडिंग बनाओ पाश्चात्य शिक्षा। ये क्या भला, पाश्चात्य शिक्षा, देखो क्या हुआ करता था पाश्चात्य शिक्षा में, हुआ क्या करता था, आ जाओ। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे। तो उनका एक मानना था, अगर मैं लेबर समझते हैं मजदूर, अगर मैं वहाँ से लेकर आते ना इंग्लैंड से, तो उन्हें महंगा पड़ता। उन्होंने सोचा क्यों ना हमें एक काम कर कि यहीं के लोग यहाँ स्कूल खोल कर यहाँ के लोगों को डेवलप करने के बाद इन पर काम करवाओ, है ना। तो एक बात बताओ करें, जब यहाँ के लोग पश्चिमी किताबें की शिक्षा, ब्रिटिशों का इतिहास पढ़ने वाले, है ना, और आपको पता होना चाहिए ब्रिटिशों ने ही पूरी दुनिया में संसदात्मक प्रकार की व्यवस्था, गणतंत्रात्मक प्रकार की व्यवस्था फैलाई। तो जब भारतीय लोग ऐसी शिक्षा पढ़ेंगे, है नहीं, मकसद इनका एक था, ये सकारात्मक में गिने जाते हैं। सकारात्मक, अब इसे सकारात्मक पॉजिटिव साइड ले ना, इसका पॉजिटिव साइड भारत के लोगों को पढ़ाने की बात कही है, पढ़ाने की बात कही, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल कुछ और था। उनका कि भारत के लोगों को पहले पढ़ाओ, फिर पढ़ाने के पश्चात और यहीं कम दाम पर इन पर काम कराओ, यहीं से पढ़ा लिखा कर कर्मचारी, है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करते थे। इनका काम था पाश्चात्य शिक्षा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे भारतीय लोगों ने रूसों को पढ़ा, आपने बताया रूसों की जो क्रांति है नहीं, रूसी क्रांति हुई थी, मजदूरों से संबंधित रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो उन्होंने जब रूसों को, बेंथम को, मिल को, बड़े बड़े इतिहासकारों को पढ़ा और उन्होंने जाना, पढ़कर भारत के लोगों ने है पढ़कर जाना, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर चेतना आई और जागरूकता बढ़ी, अवेयरनेस हुए लोग। और जैसे ही अवेयरनेस आई, उनके अंदर जागरूकता आई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्र आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। यही तो पढ़ रहे हैं आज हम, यही तो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझो, भावनाएं समझो चीज़ों की। आप लिख सकते हैं, है नहीं, आप लिख सकते हैं इस तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य कम वेतन पर कर्मचारी प्राप्त करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य कम वेतन पर कर्मचारी प्राप्त करना था। अच्छा, और क्या पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए आपको, तो यहाँ के जो लोग थे ना, भारतीय लोग थे, है ना, आप इस तरह लिख सकते हैं, हूबहू जिस तरह मैं बोलता हूँ, जो भारतीय लोग थे, उन भारतीय लोगों के द्वारा, है ना, भारतीय लोगों को जब इस तरह की शिक्षा दी गई, किस तरह की पाश्चात्य शिक्षा दी गई, तो जो पाश्चात्य शिक्षा दी गई ना, तो भारतीय लोगों ने किसे पढ़ा, जैसे रूसों को पढ़ा, है ना, रूसों को पढ़ा, वेल्थम और मिल, ये बड़े बड़े इतिहासकार, है नहीं, इन सारे राइटरों को पढ़ा, है नहीं। तो फिर जो भारतीय लोग थे इन्हें पढ़ा, जैसे इन्हें पढ़ा तो इनके अंदर क्या आई, जागरूकता, है नहीं। और जब इस तरह की जागरूकता आ जाएगी ना, पढ़ने लिखने के पश्चात इस तरह, तो आप देखोगे ऐसे लोगों को पढ़ गए उसी समय 1867 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में जो स्वामी विवेकानंद थे ना, उनका लेक्चर, उन्होंने वहाँ अमेरिका के अंदर लेक्चर दिया था, है नहीं, इतना खतरनाक वो उनका जो भाषण था वो बहुत ही फेमस हुआ, और वो पूरी दुनिया में किस तरह छा गए। फिर क्यों, रहने वाले भारत के थे, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा तो प्राप्त करी थी, और किस तरह पूरी दुनिया में फैले गए। इसे कहते हैं पाश्चात्य शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, है ना, पाश्चात्य शिक्षा का किस तरह प्रभाव दिखाई देगा। और भी दिखाई देंगे आपको, है ना, राजा राम मोहन राय भी दिखाई देंगे, और भी दिखाई देंगे आपको शायद, है।
इन्होंने किस तरह पढ़ा और आगे चलते हैं बात करते हैं। और जागरूकता फैलाई और क्या करते हैं, पाश्चात्य शिक्षा भी हुई। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 और 4, पाँचवें नंबर का पॉइंट डाल लो हेडिंग। पाँचवें नंबर का जो पॉइंट था, पाँचवें नंबर का पॉइंट ये क्या, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, अच्छा ये प्रेस की स्वतंत्रता का सुनो, ये क्या बोला, प्रेस की ना, प्रेस जो हुआ करता था, अखबार हुआ करता था, अखबार ने भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर कोई लोगों के पास संदेश पहुंचाने का कोई माध्यम आया था, पहले फेसबुक व्हाट्सअप था नहीं, है नहीं, तो लोगों को उस समय, है ना, 1885-86 का समय था, है ना, उस समय अगर किसी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ना, सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो प्रेस थी। प्रेस मतलब समाचार पत्र जिसे बोलते हैं। तो समाचार आप लिख सकते हैं, समाचार, जो समाचार पत्र थे ना, समाचार पत्र, है नहीं, पत्र, समाचार पत्रों ने सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों भाई, कैसा, लोग आज भी खबरों को आपने देखा होगा, जो पुराने व्यक्ति होते हैं ना, पुराने व्यक्ति चश्मा लगा के बैठते हैं, उन्हें आदत होती है ना, इस तरह पढ़ते थे। और एक जगह जब एक न्यूज़पेपर आता था, महीने का एक ही न्यूज़पेपर आता था, एक महीने का, हफ्ते वाइज पेपर आया करते थे, जैसे लोग उन्हें पढ़ते थे ना, तो वो तो हजूम इकट्ठा हुआ करता था, है ना। मेरे सामने की बात है, पहले अभी तो आपके समय में आप जो देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे मोबाइल फ़ोन पर, है ना, सारा रिजल्ट वो ऑनलाइन आता। मेरे सामने की खुद की बात हो, 2011 में और 10 में, मेरे सामने की बात 2010 और 9 के मेरे सामने की बात है, उसमें ना जो रिजल्ट आया करता था, अखबार में आया करता था, अखबार में 3 दिन बाद जिसका अखबार में नाम वो आया ना, रोल नंबर, वही पास हुआ, नहीं तो फेल हो जाया करते थे। इस तरह मानना करते थे। मुझे कितनी बड़ी समस्या खड़ी हुआ करती थी, देखो, है नहीं। आप बहुत अच्छी दुनिया में जी रहे हो आप, समझे। मतलब दादा जो 2000 के बाद पैदा हुए ना, उन्होंने तो कोई टेंशन ही नहीं है अभी। जो 2000 से पहले हुआ ना, उसे टेंशन, और वो आदमी टेंशन में ही जी रहा है। सब क्यों, इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। जो 2000 के बाद पैदा हुआ ना, 2004-5, इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इन्होंने बता बस ऐसा हो, लाइट है फुल। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारे टाइम पे लाइट दिन में आया करती थी, वो भी 2 घंटे, समझे। जब हम पढ़ा करते थे, दिन में 2 घंटे आई, फिर चली गई, है ना। पूरे दिन लाइट ना आई, मोमबत्ती की चांदनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। फैन तो है था ही नहीं, है ना। हमारे टाइम पे ऐसा हुआ करता था। तुम्हारे जो नए मॉडर्न है, इनके पास सब चीज़, सब सुविधाएं दिखाई देगी, लेकिन फिर पढ़ाई नहीं होती। इतना बड़ा मोबाइल भी दे दिया गया, फ़ोन हाथ में। और आपको बताऊं, जो कांग्रेस बनाई गई थी ना, कांग्रेस, अभी कांग्रेस की चर्चा करेंगे बाद में, है नहीं, बता रहा हूँ पर इसकी क्या क्या भूमिका रही। जो कांग्रेस थी, कांग्रेस बनाई गई। आज जो अखबार देते हैं ना, अखबार द हिंदू अखबार, द हिंदू में सबसे पहले इसकी चर्चा दी, सबसे पहले इसकी घटना इसके अंदर दिखाई दी। द हिंदू में इसकी चर्चा यही सबसे पहले, समझिए। और होम रूल चलता दिखाई देगा आपको बाद में। होम रूल आंदोलन होगा, ये 1915 में स्टार्ट होगा, एनी बेसेंट करेगी से आगे बाहर, है ना। तो जो होम रूल होगा ना, होम रूल का मतलब क्या हो, अपने नियम, घर के अंदर अपने नियम चलाना, उसे कहते हैं होम रूल। ब्रिटिशों के विरुद्ध चला गया था ये भी आंदोलन, होम रूल एनी बेसेंट करे थे। इन्होंने ना अपनी बात को जैसे न्यू इंडिया हो गया, है ना, न्यू इंडिया होगा, तो इन बहुत पंजाब केसरी इस तरह के जो अखबार हुआ करते थे, उनके माध्यम से अपने खुद के अखबार काटते थे, अपने अखबार निकालते थे। और अखबार निकालने के बाद क्या हुआ करता था, उनमें अपना पूरा ऐड देते थे। ऐड करने के बाद बताते थे कि किस तरह आंदोलन चला रहे हैं हम, और अपनी बातों को आगे पहुँचाते थे। तो इस तरह समाचार जो पत्र थे, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्व में। अच्छा, और बताऊँ आपको, पहले इस समय तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इसी समय अंग्रेजों ने क्या किया, एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाए। और जैसे वो वर्नाक्यूलर प्रेस 1800 कुछ में आया हुआ है, 1800 कुछ में आया, उसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ कि जो अखबार थे ना, जितने भी हिंदी के अखबार थे, तो इन्हें क्या किया गया, हिंदी अखबार के अंदर जो भी
ब्रिटिशों के यानी सरकार के खिलाफ कोई भी खबर छापी ना तो सीधा जेल में डाल देंगे, सीधा जेल में डाल देंगे। और जैसे ही अब जेल में डाल देंगे तो ये बताओ कहीं ना कहीं तो जो प्रेस वाले हैं ना तो वे तो खिलाफ होने ही है, और वे कहीं जब खिलाफ होंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, है ना। ऐसे भी कह सकते हैं आप ऐसे कह सकते हैं कि जनता को जागरूक किया गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से। तो किसी भी चाहिए चीज़ के ना दो साइड निकल सकते हैं, है ना। बस असली मकसद बताना था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता क्या थी। अच्छा, एक आर्म्स एक्ट लगाया था। आर्म्स एक्ट जानते हो? आर्म्स एक्ट किसे कहते हैं? आर्म्स एक्ट के तहत क्या किया गया था कि जो जब किसी यूरोपीय हुआ करते थे ना, यूरोपीय हुआ करते थे, तो यूरोपियों के पास अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र दिया जाता था, लेकिन जो भारतीय हुआ करते थे उसी सेना के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें हथियार नहीं दिया जाता था। जब दिया जाता था बस जब लड़ाई में जाया करते थे, युद्ध के लिए जाया करते थे। तो इस एक्ट को हम आर्म्स एक्ट कहते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो सैनिक हुआ करते थे ना ब्रिटिशों के अंदर, तो जो ब्रिटिशों के अंदर सैनिक हुआ करते थे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भेदभावपूर्ण की नीति दिखाई देगी और वे असंतुष्ट होते दिखाई देंगे, और फिर वे अपने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ओके, और अच्छा, होम रूल में बताऊँ आपको एक अखबार। होम रूल कब चला? 1915 से 1916। बाद में बताएंगे आपको, धीरे धीरे क्रम वाइज चलो मेरे साथ, है ना। 1915 से कब चला? 1916। एक अखबार इस टाइप का अखबार दिखाई देंगे, केसरी, है ना, पंजाब केसरी, एक मराठा और क्या था, न्यू इंडिया, और एक आधे अखबार का नाम बताऊं आपको, कॉमनवेल, ये अखबार के नाम समझे, का प्रचार प्रसार किया गया। इसकी सहायता से प्रचार प्रसार किया गया। तो देखा किस तरह इतने सारे समाचार पत्रों के माध्यम, और यूं नहीं है कि समाचार पत्र, आज का समाचार पत्र देखो है नहीं, जैसे हम अमर उजाला खोलते हैं ना, अमर उजाला तो पूरा पेज ऐड का दिखाई देता, वो पूरा एक कंपनी ने खरीद लिया, जियो की कंपनी ने, है ना। तो दूसरा पेज खोल लो तो वोडाफोन ने खरीद लिया पूरा। अच्छा, तीसरा पेज खोल लेंगे उसमें खबर कम ऐड ज़्यादा दिखाई दे रहे। उस टाइम पैसा नहीं हुआ करता था, उस टाइम पूरे पेज पर खबर हुआ करती थी, ऐसे नहीं चलते थे। जो लोग प्रेस चलाते थे उस टाइम पर, अखबार चलाते थे, उनके घर तक बिक जाते, ज़मीन तक बिक जाती थी। देखो कितने महान लोग रहे होंगे, है ना, कितने महान लोग रहे होंगे। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, किसके लिए? हमारे आज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, समझे। आप पढ़ रहे हो अपने आज के लिए नहीं, आप आने वाली जनरेशन के लिए पढ़ रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ हम हमेशा किससे सीखते हैं? इतिहास से सीखते हैं, समझे। और चलते हैं बच्चों, चलो हेडिंग बनाओ। कितनी हेडिंग हुई? 1 2 3 4 5 छठी हेडिंग, छठे नंबर की हेडिंग बनाओ, सामाजिक सुधार आंदोलन। यहाँ आगे पढ़ाई भी जाएंगे आपको। इन्होंने भी अच्छी भूमिका निभाई। इन्होंने कैसे भूमिका निभाई? हालांकि आंदोलन तो अलग ही रहा करते थे, लेकिन इन्होंने भी भूमिका निभाई। कैसे भूमिका निभाई? आइए जानते किस तरह भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया कि समाज के अंदर ना इतनी सारी कुरीतियाँ थी, यहाँ के इतने रूढ़िवादी लोग थे। उन्होंने क्या किया? बाहर के इतिहासकारों को पढ़ा, इंग्लैंड के इतिहासकारों को पढ़ा, है ना। जैसे इंग्लैंड के इतिहासकारों को पढ़ा तो उन्होंने क्या किया? भारत के अंदर आए, उन्होंने अच्छे लेक्चर दिए और लोगों को बदलने का प्रयास किया। जब जैसे लोग बदलना स्टार्ट होंगे, जागरूक होंगे, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, समझे। इस तरह ये पॉइंट जो मैं लाइन बोल कर बता रहा हूँ ना, ये सारी पॉइंट मेंस में काम आती है। अभी नहीं काम आने की हैं, आगे काम आगे, बाद में याद करोगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप, सामाजिक कुरीति पर, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया।
उसके बाद क्या किया इन्होंने, पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करी, इकट्ठा करने की कोशिश की, है नहीं। अलग अलग लेक्चर आपको दिखाई देंगे, जितने भी समाज सुधारक दिखाई देंगे ना, समाज सुधारक अलग से पढ़ाऊंगा। जब धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ाऊंगा ना, तो पूरा सबका नाम बताऊंगा, घबराना मत बिल्कुल भी। जितने भी सामाजिक सुधारक थे ना, इन्होंने क्या किया, पूरे भारत को ना एक सूत्र में बांधने की कोशिश किया, एक सामाजिक एकीकरण किया इन्होंने, कहीं ना कहीं इसे बोलते सामाजिक एकीकरण किया इन्होंने। जो सामाजिक सुधार थे ना, सामाजिक सुधार आंदोलन, इन्होंने सामाजिक एकीकरण किया, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण, एकीकरण किया, सामाजिक एकीकरण। और राष्ट्रीय भावना की पैदा की, राष्ट्रीय भावना पैदा की लोगों के अंदर, समाज के अंदर, है नहीं, एक ग्रुपों के अंदर अलग अलग राष्ट्रीय भावना की जागृति उत्पन्न की। ओके, इन्होंने बताया जो सब शासन होता है, सब शासन उसे इसे कहते हैं संवैधानिक, जो स्वयं का शासन हो वो सब सर्वोपरि है। ये बात बताई राजा राम मोहन राय ने, है ना। इस राजा राम मोहन राय, यहाँ में नाम आगा समाज सुधारक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुआ, है ना, बहुत सारे नाम आने वाले धीरे धीरे। आर सी दत्त हुआ, मजूमदार साहब हुआ, है ना, सर सैयद अहमद खां हुआ, सारे के सारे ये ना कहीं सामाजिक सुधार आंदोलन के अंदर दिखाई देंगे आपको। भारतीय संस्कृति, इन्होंने बताया कि इन्होंने जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे, इससे क्या सीखने को मिला कि स्वदेशी शासन, जो स्वयं का शासन हो ना, स्वदेशी शासन सर्वोपरि होता है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा रहा हूँ, संवैधानिक राजनीति के प्रणेता, जो संवैधानिक राजनीति लेकर आए ना, ये कह रहे हैं कि एक काम होना चाहिए कि भारत को ना राजनीति, जो औपनिवेशिक सत्ता, जो चुनाव लड़ते हैं, यहाँ से चुनाव जीतते हैं, इनके अंदर सहभागिता निभानी चाहिए भारतीय लोगों को भी। तो इसका जो श्रेय दिया जाता है ना, राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। तो संवैधानिक राजनीति का श्रेय, संवैधानिक राजनीति का प्रणेता या श्रेय भी कह सकते हैं, प्रणेता राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। चलिए कितने हुए, 6, 7वीं हेडिंग बनाओ, 7वीं हेडिंग बनाओ सब बच्चे, 7वीं हेडिंग नंबर 7वीं हेडिंग बनाओ। कौन सी 7वीं हेडिंग, राजनीतिक चेतना का विकास, राजनीतिक चेतना का विकास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, राजनीतिक चेतना का विकास। अब लोग इतने जागरूक हो गए थे, उन्हें ये धीरे धीरे पढ़ने, जैसे पढ़ते जा रहे थे ना, जैसे आप पढ़ते जा रहे हो तो धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हो, है ना। जब वहाँ के लोग थे ना, जब उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को पढ़ा ना, तो धीरे धीरे वे संसाधनात्मक प्रकार की व्यवस्था थी, उसे समझना स्टार्ट किया ना। जैसे जैसे उन्होंने समझना स्टार्ट किया और इंग्लैंड का इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया, तो उन्होंने सोचा कि जो ये यूरोपवासी, जो यूरोपियों के लिए शासन वहाँ अलग हो और भारतीय है ना, यहाँ शासन अलग हो। तो पढ़े और जागरूक हुआ और इनके अंदर राजनीतिक जैसे चेतना आई, तो याद रखना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, पक्का। तो राजनीतिक चेतना का क्या हुआ, विकास हुआ। आपको बताऊं 1838 से लेकर राजनीतिक चेतना का विकास कैसे हुआ। बहुत सारी सोसाइटी बनाई गई, बहुत सारे संगठन बनाए, क्षेत्रीय संगठन बनाए गए। कुछ संगठनों के नाम बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो बनाया गया ना, लैंड होल्डर सोसाइटी बोलते हैं सर, लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई गई, लैंड होल्डर सोसाइटी है नहीं, लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई गई 1839 ईस्वी में, लैंड होल्डर सोसाइटी, है ना। उसके बाद ये किन्होंने बनाई, राजा राम मोहन राय ना, राजा राम मोहन राय
नहीं, ये टैगोर ने बनाई, टैगोर, टैगोर साहब थे एक तो, टैगोर, दूसरे का नाम राधाकांत देव, राधाकांत देव, राधाकांत देव, एक और नाम मिलता है इसका जे ए प्रिंस, जे ए प्रिंस, है ना। प्रथम राजनीतिक संगठन जमींदारों की सुरक्षा करना, है ना, इन्होंने प्रथम राजनीतिक संगठन बनाया। प्रथम जो लैंड होल्डर सोसाइटी है ना, देखो लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका क्या मतलब हो, लैंड होल्डर यानी भूमि को होल्ड करके रखना, है ना। एक सोसाइटी बनाई, एक ग्रुप बनाया, है ना, एक ग्रुप बनाया, है ना। तो आप इसे क्या, ये इसके अंदर कहीं ना कहीं ये सबसे पहला राजनीतिक संगठन था। तो पेपर में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे पहले राजनीतिक संगठन का नाम बताओ। आगे भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह अलग अलग क्षेत्र पर 1838 से लेकर 1885 ईस्वी तक बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन दिखाई देंगे। एक ही संगठन नहीं बनायो, एक ही संगठन नहीं बनायो, बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन बनते दिखाई देंगे जो राजनीतिक होंगे, समझिए। लैंड होल्डर सोसाइटी, है ना, टैगोर, राधाकांत देव, जे ए प्रिंस, इनके द्वारा बनाई गई थी, है ना। प्रथम राजनीतिक संगठन बोलते हैं इसे, प्रथम राजनीतिक संगठन, प्रथम राजनीतिक संगठन किस, लैंड होल्डर सोसाइटी को राजनीतिक संगठन। चलिए, और यहाँ लिख सकते हो आप 1838 से लेकर 1885 ईस्वी तक, 85 ईस्वी तक अनेक क्षेत्रीय संगठनों का विकास हुआ, या ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों का विकास हुआ, ऐसा कह सकते हैं, का विकास हुआ। और बताओ सब बच्चे, जैसे लिखो, जैसे और भी थे, और भी बहुत सारे संगठन थे। सारे संगठन पढ़ाऊंगा, कितने बने थे दोहराओ ना, बिल्कुल भी लिख लो पहले। मद्रास, जैसे मद्रास महाजन सभा ये बनाई गई थी। क्या थी, ज़्यादा नहीं पढ़नी, बस एग्जाम्पल याद रखने हैं, आगे और पढ़ाऊंगा, इसके बारे में और पढ़ाऊंगा। पूना सार्वजनिक सभा, ये सारे राजनीतिक संगठन थे। ब्रिटिश इंडिया, नंबर 3 ब्रिटिश इंडिया, और कलकत्ता स्टूडेंट ऑफ एसोसिएशन, नंबर लिखो, नंबर 3 कलकत्ता स्टूडेंट ऑफ एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट ऑफ एसोसिएशन लिख लोगे ना, कलकत्ता स्टूडेंट ऑफ एसोसिएशन। कितने हुए, 7 हुए ना। 8वें नंबर की हेडिंग बनाओ सब बच्चे, सिविल सर्विस आंदोलन। आप इसे सिविल सर्विस आंदोलन के ऊपर इससे लेना तात्कालिक कारण, राष्ट्रीय आंदोलन बनने वाला है धीरे धीरे, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन तो पहुंचना हम 28 दिसंबर 1885 में पहुंचना हम, है ना। तो तात्कालिक कारण, सिविल सर्विस आंदोलन, सिविल सर्विस आंदोलन, सिविल सर्विस आंदोलन चला गया बाबू 1872 में, 1872 ईस्वी में सिविल सर्विस आंदोलन किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भी कह सकते हैं, बनर्जी भी कह सकते हैं, घबराना मत बिल्कुल भी। अच्छा, क्यों चला गया आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग घटना। सिविल सर्विस आंदोलन में क्या हुआ करता था, एज पहले भारतीयों की घटा के 19 कर दी थी। अब बताओ 19 साल का लड़का यहाँ का भारतीय का क्या वो आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लगा गया, अब बताओ, है ना। 19 साल का लड़का कर लगा गया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, उम्र सीमा बढ़ाई जा, 23 साल कर दी जा, समझ गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा अंग्रेजों को। और जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ करता था ना, वो पहले इंग्लैंड में हुआ करता था, उन्होंने कहा एक काम करो, यानी जो ये आपका जो एग्ज़ाम होता है ना इंग्लैंड में, एक काम करो भारत में कराओ,
इसका भारतीयकरण होना चाहिए, इस एग्ज़ाम का भारतीयकरण होना चाहिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ऐसा कहा है नहीं, और एग्ज़ाम सिफारिश की, बाद में देखोगे आप उनकी सिफारिशें माननी भी पड़ी, धीरे धीरे उनकी सिफारिशें माननी भी पड़ी, समझिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आप देखो सिविल सर्विस आंदोलन चलाया कब, 1872 ईस्वी में। नंबर 1 कहा इन्होंने इस आंदोलन में कि उम्र सीमा बढ़ाई जाए, उम्र सीमा बढ़ाई जाए। नंबर 2 और क्या कहा इन्होंने कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत में हो, सिविल सेवा की परीक्षा, सेवा की परीक्षा भारत में हो, भारत में हो, समझे। आपको बताऊं सुरेंद्र नाथ बनर्जी बड़े खतरनाक थे। सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हुआ करते थे ना उस समय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बहुत खौफ खाते थे अंग्रेजी में, था बहुत पढ़े लिखे इंसान थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है नहीं, नॉलेज बहुत अच्छी थी उन्होंने, अच्छी नॉलेज थी, बाहर से पढ़ के आए थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये इनका नाम रख दिया था सरेंडर नोट बनर्जी, सरेंडर नोट बनर्जी, बाद में बताऊंगा अभी, तब जितनी बात बताऊँ ना इतनी बात याद रखना। तो जब इस तरह के आंदोलन हो गए ना तो कहीं ना कहीं तत्कालिक कारण था इस राष्ट्रीय आंदोलन का, है नहीं। 1872 का समय चल रहा है, वहाँ पहुँचना 1885 में धीरे धीरे। एक घटना और होती है ना, एक घटना और होती है, एक विवाद आया, एक बिल आया, है ना। वो जो बिल आया ना, बिल का मतलब क्या हो, विधेय हो, कानून, है नहीं, एक कानून बनने वाला। वो बिल क्या था, देखो ब्रिटिश जो होता ना इंग्लैंड तो एक बिल बन गया, उस बिल का नाम है इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद। ये क्या बला, 9 नंबर है, ये क्या बला है, आइए सिर्फ जानते हैं क्या बला। (1883) का समय था, 1883 का समय था। इस समय गवर्नर पता कौन था यहाँ का, गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड रिपन था। अच्छा, इसमें क्या हुआ, यहाँ एक सिस्टम की शुरुआत की गई, इस बिल के तहत एक सिस्टम की शुरुआत की गई। उस सिस्टम क्या था, उस सिस्टम को बोलते हैं जूरी सिस्टम, जूली नहीं है, जूरी सिस्टम, जूरी सिस्टम की शुरुआत की गई। इसमें क्या कहा गया, देखो जो यहाँ कोर्ट हुआ करते थे ना, कोर्ट, उन कोर्ट के अंदर अगर कोई भी यूरोपियन ना अगर उसका यूरोपियन का केस है, उसने कोई हत्या कर दी या हत्या कर दी किसी यूरोपियन ने, हत्या नहीं, कोई भी आपराधिक मामला हो, सिविल मामला हो, कोई भी आपराधिक या सिविल मामला हो, अगर उसने हत्या कर दी, जैसे उन्होंने हत्या कर दी ना, किसने हत्या कर दी या कोई अपराध किया किसी यूरोपियन ने, है ना, और जैसे अपराध किया, और जो हाई कोर्ट है ना उसके अंदर जो जज बैठा हुआ, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज बैठा हुआ ना, वो जज भारतीय है नहीं, और अपराध किया किसने, अपराध किया यूरोपियन ने, और जो जज बैठा हुआ वो भारतीय है ना। तो फिर क्या करेंगे, उस जो यूरोपियन था उसका मामला हमेशा एक ट्रांसफ़र कर देंगे, और ट्रांसफ़र करके उसका मामला यूरोपियन ही उसकी सुनवाई करेगा। अब बताओ मामला गड़बड़ नहीं है, यूरोपियन इसकी सुनवाई करेगा। तो इस तरह के बिल को इल्बर्ट बिल विवाद था, और इस पर भी मामला गड़बड़ आया, और धीरे धीरे देखोगे उन्होंने सोचा, भारतीयों ने सोचा अब तो एक ऐसे संगठन की जरूर आवश्यकता है नहीं, भारतीय पूरी तरह तड़प चुके थे, है नहीं। उन्होंने सोचा कि अब एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है नहीं, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता कि जो इस पूरे भारत को इनकी सभी भारतीयों की आवाज़ सुन सका, सभी भारतीयों की एक आवाज़ सुन सका, एक मंच पर ही आवाज़ सुनी जा सका। अलग अलग क्षेत्र में सबकी अलग अलग समस्याएं थी, तो एक ऐसे संगठन की आवश्यकता हुई। तो जो ऐसे संगठन की आवश्यकता हुई ना, तो बाद में जाकर देखोगे आप कलकत्ता था ना, कलकत्ता को एक पत्र लिखा गया ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ये ए.ओ. ह्यूम क्यों ना, इस पर भी बात करने वाले हैं। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कलकत्ता को एक पत्र, वो ए ह्यूम ये इंग्लैंड का रहने वाला था, है नहीं, ये भी ब्रिटिश था। ए.ओ. ह्यूम को एक पत्र लिखा गया कि हम ना एक काम करना चाहते हैं कि जितने भारतीय हैं ना, इन भारतीयों की बहुत अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, और इनकी सबकी इनकी समस्याएं सुनने के लिए एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ सभी समस्याएं आकर अपने मंच पर रख सके, है नहीं। उस मंच का नाम था कांग्रेस। 28 दिसंबर 1985 का समय था, समझ गए। आइए जानते हैं जूरी सिस्टम समझ गए। 1+3 का कॉन्सेप्ट हुआ करता था इसमें। 1+3 का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, एक इंडियन हुआ करता था,
है नहीं, एक इंडियन तीन यूरोपियन हुआ करते थे, है नहीं, एक इंडियन और 3 यूरोपियन हुआ करते थे। अब बताओ 3 और 1 का क्या क्या सिस्टम रहेगा, देख लो क्या सिस्टम रहेगा, 3 और 1 का क्या सिस्टम रहेगा, है नहीं। एक बंदा क्या कर लेगा अपना जो जूरी सिस्टम हुआ करता था, है नहीं, जो फैसले लिया करते थे, उनमें एक भारतीय हुआ करता था, 3 यूरोपियन हुआ करते थे। जब भी कोई कोर्ट के अंदर फैसला लेना हो तो सीधा, तो ये तो आपको पता ही होगा, सीधा किसके फेवर में जाता था, ब्रिटिशों के फेवर में जाता था। यही कारण था कि उस जो हमारे आज़ाद भगत सिंह थे, हैं भगत सिंह थे भगत सिंह, तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी इस जूरी सिस्टम के द्वारा दी गई थी, है। अगर उसमें भारतीय हुआ करते थे तो उनकी फांसी टाली भी जा सकती थी, लेकिन खैर जो नहीं हुआ उस पर क्या बात करनी, जो हुआ उस पर बात कर ली। इस तरह फिर बाद में देखोगे आप 28 दिसंबर 1985 का समय था, है नहीं। तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम एक ब्रिटिश नहीं भी, इन ब्रिटिश के द्वारा इंग्लैंड को कलकत्ता को एक पत्र लिखा गया, कलकत्ता के अंदर एक पत्र लिखा गया, वो भेजा गया। और जब भेजा गया ना तो उसके उन्होंने कहा एक ऐसे संगठन की हो सकता, वो पत्र जो पत्र भेजा गया उस पत्र को एक्सेप्ट कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा भी, और एक राजनीतिक संगठन बनाने की जो एक संगठन, एक मंच बनाने की आवश्यकता दी गई, और जिसकी अध्यक्षता जिसकी स्थापना किसने करी, ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1985 को, है नहीं। वो मुझे मैदान आज भी याद है, मैं जिंदा नहीं आता उस टाइम पर। उस मैदान का नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का मैदान बॉम्बे के अंदर, वहाँ इसकी पहली बैठक हुई, है नहीं। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। कल बात करने वाले ये पहली बैठक हुई थी कांग्रेस की, कि किस तरह इसकी स्थापना करी, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी वहाँ से। कल को मैं सेफ्टी वॉल भी पढ़ाऊँगा आपको, है नहीं। सेफ्टी वॉल कहते हैं सुरक्षा का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, है नहीं, जो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। उन्होंने किस तरह आरोप लगाया कि कांग्रेस की जो स्थापना है यह ना भारतीयों के लिए नहीं हुई, यह अंग्रेजों के लिए हुई। इस तरह बार बार आरोप लगाया लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की उत्पत्ति पर, कांग्रेस की जो उत्पत्ति हुई ना उस पर आरोप लगाए। लाला लाजपत राय क्या कहते हैं समझ गए। धीरे धीरे अब हम पता करेंगे कल पता करने वाले, कल कांग्रेस की स्थापना पढ़ने वाले, ये हमारा। लेकिन आज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को 250 शब्दों में लिखना, और बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। और फिर मुझे व्हाट्सअप करना आप, है ना, और बताना मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ना। मुझे पता ही नहीं चलता मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊँ, है ना। क्वेश्चन लिखो सब बच्चे, क्वेश्चन लिखो, चेक करूँगा फिर बताऊँगा क्या कमी। व्याकरण का थोड़ा ख्याल रखो, कोमे का ख्याल रखो, और जहाँ पूर्ण विराम लगाना उसका ख्याल रखो। राइटिंग साफ होनी चाहिए, प्लेन पेपर पर लिखो, समझे। क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन को, क्वेश्चन है आपके लिए आज, आप राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। कितने शब्द, 250 शब्द। जिसे ऑब्जेक्टिव तैयारी करनी है ऑब्जेक्टिव कर सकता है। इसके बाद कल बहुत ही फैक्चुअल होने वाला, समझिए, कल बहुत ही फैक्चुअल होने वाला। लेकिन बताना जरूर, है ना, जो बच्चा वीडियो देखता रहा बताना जरूर समझ में आया या नहीं आया, है ना, या थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है या बंद करने की जरूरत है ना। आप बताओगे बंद करने की जरूरत है, समझ में आया नहीं आया, क्या चल रहा। चलिए, है ना, फिर कल मिलते हैं, है ना। एवरीथिंग इज ऑल राइट, ओके। तो बच्चों आप पढ़ो, आज के एपिसोड में इतने रखते हैं, है ना। तो आज आपने जाना राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी।